तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें कि दो वेक्टर्स दिए हैं, सिंपली उसका वेक्टर सम कर रहे हैं हम, तो हमें उसका रिजल्टेंट मिल रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जो कि वेक्टर आर है। तो हमें रिजल्टेंट मिल रहा है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। नाउ वी हैव ऑलरेडी जनरलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉर एन साइडेड पॉलीगन। हमने ट्रायंगल के लिए देखा था, या फिर स्क्वायर के लिए या हेक्सागन के लिए, कि सारे कंसेक्यूटिव साइड्स का जो वेक्टर सम है ऑलवेज उसका रिजल्टेंट हमें नल वेक्टर मिलता है। तो एन साइडेड पॉलीगन के लिए भी हम लोगों ने इसको यूज़ किया था कि फॉर एन साइडेड पॉलीगन द वेक्टर सम ऑफ ऑल द एन साइडेड पॉलीगन टेकन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इज ए नल वेक्टर। वो हमें हमेशा क्या मिलेगा, एक नल वेक्टर। हम सारे एन साइडेड पॉलीगन के साइड्स को वेक्टरली ऐड करते जाएं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज में, तो ऑलवेज हमें उसका जो रिजल्टेंट मिलेगा वो हमें ज़ीरो मिलेगा। यहाँ पर हम इस सेक्शन में एक दूसरा लॉ देखेंगे, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या है, पहले ट्रायंगल लॉ से ही समझते हैं। ट्रायंगल लॉ में हम लोगों ने यही देखा था कि हमारे पास एक वेक्टर ए था और एक वेक्टर बी था। ये दोनों इस तरीके से अरेंज थे कि एक का टेल दूसरे के हेड पे था, तो हमें जो रिजल्टेंट मिला था वेक्टर आर। तो हमने लिख दिया था कि वेक्टर आर जो है वो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये हमने ट्रायंगल लॉ से देखा था। ये हमारा था आपका ट्रायंगल लॉ। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था। लेकिन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमें ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी वेक्टर फॉर्म में नहीं गिवन होंगे। अगर वो वेक्टर फॉर्म में गिवन नहीं होंगे, वो उनके केवल मैग्नीट्यूड्स गिवन होंगे। तो उस मैग्नीट्यूड के हेल्प से हम इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ना कि रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे। जैसे इसको थोड़ा समझते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमारे पास एक वेक्टर है ओ ए। ठीक, हमारे पास कोई ओ ए वेक्टर है, ये हमारा ओ ए वेक्टर है, और एक वेक्टर है हमारे पास कुछ ओ बी। और ये दिया जा रहा है कि हमारे पास जो ओ ए वेक्टर है इसके मैग्नीट्यूड या इसको लेंथ को मैंने ए बोला है, मतलब ये लेंथ जो है ए है। ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें केवल गिवन होगा, तो हमें वो ए दिया हुआ है। और हमारे पास है ओ बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है बी, इसका मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है बी, और इनके बीच का एंगल दिया हुआ है। इनके बीच का हमें क्या दिया हुआ है, एंगल। थीटा क्या है, थीटा हमारा है एंगल बिटवीन ओ ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर। ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर के बीच का हमें एंगल गिवन है। तो इनके हेल्प से अगर ये हमें वेक्टर फॉर्म में दिए होते, ओ ए वेक्टर फॉर्म में दिया होता, ओ बी वेक्टर फॉर्म में दिया होता, तो उसका हम वेक्टर एडिशन करते तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलता, उसका कोई मैग्नीट्यूड होता। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें ये बता रहा है कि अगर हमें ओ ए वेक्टर का केवल ए लेंथ दिया हो, मतलब मैग्नीट्यूड गिवन हो, ओ बी वेक्टर का केवल बी लेंथ गिवन हो, मतलब मैग्नीट्यूड गिवन हो, तो हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, मतलब ये जो वेक्टर आर है इसका हम मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं। कैसे, देखिए हम क्या कर रहे हैं कि एज्यूमिंग ओ ए एंड ओ बी एज adjacent sides of a parallelogram, construct a पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम हम कंस्ट्रक्ट करते हैं क्या मानते हुए कि हमारे उस पैरेललोग्राम के ओ ए और ओ बी एडजेसेंट साइड है। तो पैरेललोग्राम में हमेशा अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो हमने एक इसी ओ ए के इक्वल और एक पैरेलल एक साइड ड्रॉ किया जिसको हमने सी बोला, और ओ बी के पैरेलल और इक्वल एक हमने साइड ड्रॉ किया जिसको हमने सी ए बोला। तो पैरेललोग्राम कहता है कि अब ये हमारा एक पैरेललोग्राम क्रिएट हो गया।
तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि बी सी ए ओ या ओ ए सी बी, ये हमें एक पैराग्राम मिल गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव होता है कि ओ ए सी बी का जो पैराग्राम है उसका जो एक डायगोनल होगा, वो डायगोनल हमारे पास यहाँ पर है ओ सी। तो ये जो ओ सी डायगोनल है, that OC diagonal will give the length of this OC diagonal will give the magnitude of resultant vector। तो ये जो resultant vector का जो magnitude आएगा वो OC length आएगा। ये है पैराग्राम लॉ। तो कंस्ट्रक्ट है पैराग्राम। तो उसके बाद हम लिख सकते हैं कि the resultant that is only magnitude, the resultant of OA vector and OB vector is the diagonal OC of parallelogram OACB। तो इस OACB पैराग्राम का जो OC डायगोनल होगा दैट विल गिव यू द रिजल्टेंट, इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमें मिलेगा। तो हमें केवल इनका मैग्नीट्यूड गिवन था, इन मैग्नीट्यूड के हेल्प से हमने एक पैराग्राम कंस्ट्रक्ट किया, उसका जो डायगोनल होगा वो हमें इस रिजल्टेंट वेक्टर का क्या देगा, मैग्नीट्यूड। तो हमारा ओवरऑल पर्पस क्या है, इस आर की वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटी, दैट इज ए बी एंड थीटा। ए बी और थीटा हमें गिवन है, इसके रिस्पेक्ट में हमें मॉड आर चाहिए। तो इसके लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम इस ओ ए को एक्सटेंड कर रहे हैं और सी से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं जिसको हमने डी बोला है। तो अब आप देखिए कि राइट एंगल ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ सी डी आपको क्या मिल रहा है, आर स्क्वायर, ये आर है, या पहले आप ओ सी लिख लीजिए, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ए डी, ओ ए प्लस ए डी होल स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब हमें ओ सी तो निकालना है जो कि आर है, ओ ए हमें ए दिया हुआ है, ए डी हमें नहीं पता है और हमें सी डी भी नहीं पता है। तो जब तक हम ये ए डी और सी डी ना निकाल पाए तब तक हमें ये आर नहीं मिल पाएगा या ओ सी स्क्वायर नहीं मिल पाएगा। उसके लिए आप देखिए क्या कर सकते हैं कि हमें पता है कि ओ बी और सी ए, यहाँ पे दिख रहा है कि ओ बी एंड सी ए are parallel and OD is transversal, so angle BOA is equal to angle CAD। अगर ये OB और CA ये पैरेलल है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है, और ये ट्रांसवर्सल मान लें, अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो हमें जब ये एंगल थीटा मिल गया तो इन ट्रायंगल सी ए डी में देखें, सी ए डी में हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू सी डी अपॉन ए सी, और ओ बी और ए सी क्या है, अपोजिट साइड ऑफ ए पैराग्राम है, तो ये बी है तो ये भी क्या होगा, बी होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी डी इक्वल टू ए सी साइन थीटा, और ए सी की वैल्यू किसके बराबर होगी, ओ बी के, जो कि बी है, हम इसे लिख सकते हैं बी साइन थीटा। ठीक उसी तरीके से कॉस थीटा क्या होगा, वो होगा हमारे पास इस ट्राइंगल में कॉस थीटा क्या होगा, ए डी अपॉन ए सी। इसको फिर से हम ए डी को लिख सकते हैं ए सी कॉस थीटा, दैट इज बी कॉस थीटा। तो अब हमें
AD की वैल्यू पता है, OA की वैल्यू पता है, CD की वैल्यू पता है। इस वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर दें तो हमें OC स्क्वायर मिल जाएगा। OC को हम क्या बोल रहे हैं, R स्क्वायर। तो R स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस ट्वाइस OA AD प्लस CD स्क्वायर। और वैल्यू पुट करिए तो R स्क्वायर इक्वल टू OA को हम क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर, और AD ये है हमारा AD। AD की वैल्यू कितनी दी हुई है, B cos थीटा, तो B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और CD को लिख सकते हैं B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस OA की वैल्यू क्या हो जाएगी, A। AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AD की वैल्यू हमारे पास कितनी है, B cos थीटा, तो B cos थीटा। तो हम R को लिख सकते हैं, ये 1 हो जाएगा, B स्क्वायर कॉमन लेके R स्क्वायर लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो ये हमारे पास इनका रिजल्टेंट का स्क्वायर का फॉर्मूला। आज R निकालना होगा तो इनका अंडर रूट कर देंगे। तो हमने ये देखा कि हमने किसी भी तरीके से इनका क्या निकाला, दोनों OA और AB जो दिए थे उसको एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैराग्राम मानते हुए पैराग्राम कंस्ट्रक्ट किया, और फिर ज्योमेट्री यूज़ करके हमने R का मैग्नीट्यूड निकाला। तो हमारे पास R का मैग्नीट्यूड आ चुका है। तो अब इस R के मैग्नीट्यूड से और क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए। कि अगर हमारे पास ये मैग्नीट्यूड गिवन है तो हमारे पास जो आंसर आया रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट हमें क्या मिला, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। आप इसको ऐसे लिखिए या फिर मॉड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मॉड A स्क्वायर का मतलब ही A स्क्वायर है, मॉड B स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड A, ये है मॉड B cos थीटा। आप ऐसे ध्यान रखिए या ऐसे, दोनों बातें सेम है, क्योंकि मॉड A को हम A भी लिख सकते हैं, मॉड B को B भी लिख सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। तो हमने क्या देखा कि पैराग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से सिंपली अगर हमें दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड गिवन है और उनके बीच का एंगल गिवन है तो हम उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ना कि रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का ये मैग्नीट्यूड आया। इसमें थोड़ा सा और देखिए, हम चाहते हैं कि रिजल्टेंट मैक्सिमाइज किया जाए। दो वेक्टर्स के बीच में हमारा मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होगा, आर अगर मैक्स की बात करें, जैसे केस 1 ले लें, यही आर मैक्स की बात कर रहे हैं हम, तो आर मैक्स के लिए आपको पता है कि इस पूरे में कॉस थीटा को क्या होना पड़ेगा, 1। कॉस थीटा भी मैक्सिमाइज हो जाए, दैट इज +1 हो जाए, दैट इज थीटा कितना हो जाए, 0 डिग्री। तो कोई भी दो पैरेलल वेक्टर है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो आर मैक्स होगा। दो पैरेलल वेक्टर, इनके बीच का एंगल 0 होगा, तो ये रिजल्टेंट इनका मैक्सिमम होगा। तो आर मैक्स हमें मिलेगा कितना, वो देखते हैं। आर मैक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अंडर रूट, जिसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर अंडर रूट। तो आर मैक्स आएगा a प्लस बी। उसी तरीके से आप केस 2 कर सकते हैं, आर मिन, मिनिमम रिजल्टेंट कब हो, तो उसके लिए कॉस थीटा आपका मिनिमम होना चाहिए, मतलब -1 होता है उसकी वैल्यू। मतलब अगर वेक्टर ए इधर है तो वेक्टर बी इधर होगा, एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे इस तरीके से। तो हमारे पास कॉस थीटा -1 है, तो आर मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कॉस 180 डिग्री। थीटा जो है हमारे पास -1 है, तो यहाँ पे आएगा -2ab, इसको आप लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज a माइनस बी। कभी कभी रेशियो पूछ लिया जाता है मैक्सिमम और मिनिमम का, डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आर मैक्स अपॉन आर मिन, वो आएगा
ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तीसरा केस एक हम देख सकते हैं कि केस 3 अगर ले लें कि हमारे पास अगर दोनों के बीच का एंगल 90 हो, थीटा अगर हमारा 90 डिग्री हो, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 हो, मतलब वेक्टर ए हमारा ये ओ ए वेक्टर ऐसा है और ओ बी वेक्टर हमारा अब ऐसा है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो इन दोनों के का रिजल्टेंट, अब ये पैरेललोग्राम में एक रेक्टेंगल हो जाएगा, इनका रिजल्टेंट मतलब इनका ये डायगोनल, तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट आर। तो इसको आप डायरेक्ट देख सकते हैं, ओ ए की लेंथ ए है, ये मॉड ए है, ये मॉड बी है, तो मॉड ए मॉड बी मतलब या ए और बी, तो रिजल्टेंट पाइथागोरस से यूज़ कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर कॉस हमारा 90 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं, इस केस में रिजल्टेंट होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कभी भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड गिवन हो तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, इसको काफ़ी हम यूज़ भी करेंगे आगे, तो रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा वो होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है ये है। तीसरी बात ये है कि अगर हमने जो देखा था कि हमारा जो रिजल्टेंट था, ये जो रिजल्टेंट था, ये रिजल्टेंट जो एंगल बना रखा था, ये रिजल्टेंट ने, मान लेते हैं ए से जो एंगल बना रखा है वो अल्फ़ा बना रखा है, तो हम इस अल्फ़ा को भी निकाल सकते हैं। ए के साथ इसका रिजल्टेंट अल्फ़ा है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में टैन अल्फ़ा से हम निकाल सकते हैं अल्फ़ा। तो इस फिगर को देखते हुए हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से टैन अल्फ़ा क्या आ जाएगा, टैन अल्फ़ा हमारे पास यही तो था, ये हमारा डायगोनल था जिसको हमने सी बोला था और यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, ये डी था, ये पूरा एंगल थीटा था और ये एंगल मैंने बोला अल्फ़ा। तो अब हमें ए के साथ, इस रिजल्टेंट आर ने ए के साथ जो एंगल अल्फ़ा बनाया है वो हम निकाल सकते हैं। ये बी था, ये ए था लेंथ, तो ये भी बी था और ये थीटा है, तो हमने पता है कि ये भी थीटा है, और ये कितना था, बी साइन थीटा, और ये कितना था, बी कॉस थीटा, ये भी हम लोगों ने निकाला है। तो अब इस राइट एंगल ट्राइंगल से टैन अल्फ़ा निकाल सकते हैं इन ट्राइंगल सी ओ डी से आप टैन अल्फ़ा निकाल सकते हैं। टैन अल्फ़ा क्या आएगा, टैन अल्फ़ा आ जाएगा ऑपोजिट साइड, दैट इज सी डी अपॉन ओ डी, दैट इज सी डी अपॉन ओ डी को क्या लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ए डी, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो टैन अल्फ़ा आ जाएगा सी डी की वैल्यू है बी साइन थीटा अपॉन ओ ए की वैल्यू है ए प्लस ए डी की वैल्यू है बी कॉस थीटा। तो हमारे पास अल्फ़ा मिल जाएगा टैन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो कोई भी रिजल्टेंट किसी एक वेक्टर से क्या एंगल बना रहा है, वो एंगल भी हम इससे निकाल सकते हैं कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स क्या होगा हमारा। नाउ इसमें इसके रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है जिसको हमें देखना होगा कि कभी कभी जो स्टूडेंट के साथ इस फॉर्मूले के साथ जो मिस्टेक होगा वो होगा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। तो वो पहले समझते हैं, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, किस एंगल को हम एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स बोलेंगे। उसके लिए आपको एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि एंगल मेड बाय टेल ऑफ टू वेक्टर्स और
head of two vectors will be considered as angle between the two vectors. एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. जैसे कि एक केस लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर आपके पास ए है. दोनों के टेल यहाँ कोइंसाइड कर रहे हैं और एक एंगल बना रहे हैं थीटा. तो यहाँ आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि थीटा हमारा दोनों के टेल को कोइंसाइड होने के बाद जो वर्टेक्स बना है उसका एंगल है. तो थीटा के लिए आप बोल सकते हैं इट इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. ये हमारा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है. अगर हमारे दो हेड कोइंसाइड हो जाए, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे हमारे पास ये वेक्टर बी है और ये हमारे पास वेक्टर ए है. ये दोनों कोइंसाइड होके एक यहाँ पे एंगल बनाते हैं थीटा. तो क्या अब ये हमारा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स होगा? इसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट देखते हैं. वो कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी एक वेक्टर को, मान लीजिए हमारा मार्कर है, ये वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं सीधे ऐसे ले जाऊं या फिर इसको ऐसे ले जाऊं या फिर इसको, मतलब इस पूरे प्लेन में मैं इसको केवल कहीं भी ट्रांसलेट करके रख दूं, यहाँ रख दूं, यहाँ रख दूं, बिना रोटेट किए. इसको ओनली हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं. तो ड्यूरिंग ट्रांसलेशन आई एम नॉट चेंजिंग द डायरेक्शन एज वेल एज द लेंथ ऑफ द वेक्टर, सो वेक्टर विल नॉट चेंज. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि किसी भी वेक्टर को हम किसी प्लेन में केवल ऐसे ट्रांसवर्स करा रहे हैं, केवल ऐसे हम क्या कर रहे हैं, इसको ट्रांसवर्स करा रहे हैं, देन द वेक्टर विल नॉट ऑल्टर. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नोट करके एक बात, उसको आगे हम यूज़ करेंगे. इसी में जैसे लिख लें कि उसको हम यूज़ करने जा रहे हैं, पहले देख लेते हैं. तो वेक्टर ए को हमने अभी देखा कि ये वेक्टर है, इसको हम अगर आगे बढ़ा दें, इसको ट्रांसलेट करके हम ऐसे आगे बढ़ा दें, ये वेक्टर ए को हम ट्रांसलेट करके, इसको यहाँ पे था, अभी हमने देखा कि ट्रांसलेट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमने इसको आगे बढ़ा दिया. हाँ, अगर इस वेक्टर को आप रोटेट कर रहे हो तो हर इंस्टेंट पे रोटेशन में, मान लीजिए यहाँ पर है तो अभी यूनिट वेक्टर इधर है, अब आपने इसको रोटेट करके इधर कर दिया तो यूनिट वेक्टर चेंज हो गया, तो डायरेक्शन चेंज किया. रोटेशन से आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, इसलिए जब आप रोटेट करा रहे होगे तो वेक्टर चेंज होगा. बट केवल आप इसको ऐसे लेके ट्रांसलेट कर रहे हो किसी भी प्लेन में इस तरीके से, देन द वेक्टर विल नॉट चेंज. तो वेक्टर ए यहाँ से यहाँ आ गया, वेक्टर बी को आप ट्रांसलेट किया और वेक्टर बी आपका ये आ गया. अब आप देखो कि ये जो अब दोनों के टेल जो यहाँ पर थे यहाँ कोइंसाइड हो गए, तो ये एंगल हमारा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से हम बोल सकते हैं कि ये भी क्या होगा, थीटा. तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि वेन एवर द टेल आर गोइंग टू कोइंसाइड देन ऑल्सो द एंगल बिटवीन द वेक्टर इज थीटा. ये भी हम बोल सकते हैं इट इज एंगल बिटवीन द वेक्टर. तो अगर टेल के भी कोइंसाइड करने पे हमें जो एंगल मिल रहा है वो भी हमारा एंगल बिटवीन द वेक्टर होगा. लेकिन अगर आप एक केस लेते हो कि हमारे पास वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, जिसका ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए, इनके बीच का एंगल है थीटा. मतलब वेक्टर ए का टेल और वेक्टर बी का हेड जो एंगल बना रहे हैं मिलकर, वो बना रहे हैं एंगल थीटा. तो क्या हम इसे एंगल थीटा बोल पाएंगे, वो देखते हैं. तो इसको भी आप वही करिए, इसको आप ट्रांसलेट करिए. बी को अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है, मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये वेक्टर ए था, वेक्टर बी को आपने क्या किया, इधर ट्रांसलेट कर दिया. तो अब इन दोनों के टेल कोइंसाइड हुए, इसको लाके आपने यहाँ पे रख दिया, ट्रांसलेट कर दिया, इसको यहाँ पे लाके ऐसे ट्रांसलेट कर दिया, तो ये मिला. तो ये जो हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल है ये एंगल बन रहा है, जबकि ये एंगल क्या, थीटा है, थीटा तो ये एंगल है. तो इनके दोनों के बीच का एंगल होगा पाई माइनस थीटा. तो ये हमारा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर नहीं होगा. थीटा इज नॉट द एंगल बिटवीन द वेक्टर. यहाँ पर जब टेल और हेड कोइंसाइड कर रहे होंगे, इनका एंगल क्या होगा, पाई माइनस थीटा. पाई माइनस थीटा इज द एंगल बिटवीन द
वेक्टर्स। तो हमारा जो एंगल बिटवीन द वेक्टर होगा वो पाई माइनस थीटा होगा, ना कि थीटा होगा। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने में ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी कि एंगल बिटवीन द वेक्टर हम कैसे जज करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसका एप्लीकेशन हम करेंगे इस थ्योरी का।